नमस्कार। बीएससी फाइनल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या का अध्ययन किया था। जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन कर्व के लिए, उनका अध्ययन किया था। प्रश्न ये उठता है कि इन कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की जो व्याख्या है वो किस प्रकार की जाए। तो इन कृष्ण का स्पेक्ट्रमी वक्रों के अध्ययन के लिए दो प्रकार की भौतिकी हम काम में लेते हैं। पहली है सांख्यिकी भौतिकी और दूसरी है क्वांटम भौतिकी या क्वांटम सांख्यिकी। प्रश्न ये उठता है कि क्वांटम सांख्यिकी या क्वांटम भौतिकी की क्या आवश्यकता है। तो इसका जो समाधान है वो आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे। और चूँकि थोड़ा आपको हिंट दे दूं कि जब सांख्यिकी भौतिकी से इन कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या की जाती है तो ये एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स हैं थ्योरेटिकली, उनको जो थ्योरीज हैं वो इन प्रायोगिक फैक्ट्स को समझाने में असफल रहते हैं, जिसके के कारण हमें क्वांटम सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम इनको फिर जो एडवांस्ड फिजिक्स है उसमें एक्सप्लेन करते हैं। सांख्यिकी भौतिकी जो है उसके दो नियम हैं, एक वीन का नियम है और दूसरा रेले जीन्स का नियम है। ये दोनों नियम जो हैं वो कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या करते हैं, लेकिन दोनों ही नियम, वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का जो नियम है वो कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों का जो संपूर्ण वक्र हैं उनको समझाने में असफल रहते हैं। इन ऊर्जा वितरण वक्रों का कुछ भाग वीन के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, जबकि शेष जो भाग है वो रेले जीन्स का नियम समझाने में सफल रहता है। लेकिन कोई सा भी इन दोनों में से जो नियम है वो संपूर्ण वक्रों की व्याख्या नहीं कर पाता। और इन संपूर्ण वक्रों की व्याख्या के लिए ये जो इन दोनों नियमों की कमियां थी, इनको अध्ययन करने के लिए हम क्वांटम सांख्यिकी का सहारा लेते हैं, जिसमें प्लांक के द्वारा नियम दिया गया था, जिसे हम प्लांक का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले है वीन का विकिरण नियम। वीन ने इन कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की जो व्याख्या है वो ऊष्मागतिकी के नियमों की सहायता से की थी। इन्होंने ऊष्मागतिकी नियमों का उपयोग किया और ये बताया कि ये जो कृष्ण का ऊर्जा विकिरण जो स्पेक्ट्रम है, इसका ताप के साथ जो संबंध है वो इस प्रकार का होता है, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये इन्होंने एक कहा जाए कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया और ये बताने का प्रयास किया कि इसकी सहायता से हम जो कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एफ लैम्डा टी, ये लैम्डा टी का कोई एकल फंक्शन है और इसका जो मान है, चूँकि जैसा कि पिछले टर्न पर आपको बताया था कि कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की जो शेप है, आकृति है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का जो वितरण है उस जैसी प्राप्त होती है। तो इससे इस फॉर्मूले को जब सिमुलेशन टेक्निक से प्लॉट किया जाता है तो इसका जो कर्व है वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से जो वितरण वक्र प्राप्त होता है उस जैसा प्राप्त होता है। इसलिए वीन ने ये माना कि लैम्डा टी फंक्शन जो है उसका जो स्वरूप है वो ई की पावर माइनस बी लैम्डा बी की ई की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी जैसा होता है। और चूँकि जैसा मैंने अभी आपको बताया ये नियम
विकिरण ऊर्जा वितरण वक्रों के संपूर्ण भाग की व्याख्या करने में असफल रहता है, और ये जो नियम है वो केवल लघु तरंग दैर्घ्य की जो परास है उसके लिए ही सही पाया जाता है। यानी ये जो कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने कर्व बना रखा है, ये प्रायोगिक कर्व है। कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र का प्रायोगिक कर्व है, और इसमें इस आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के संगत जो उत्सर्जन क्षमता है उसको, जैसा कि पिछले टर्न पर आपको बताया था, ई लैम्डा होगा, और इसके संगत जो तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति है उसका मान न्यू एम होगा। तो इस कर्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। लैम्डा एम या म्यू एम से पहले का जो भाग है ये स्मॉल वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको मालूम अगर वेवलेंथ का मान ज़्यादा है तो v इक्वल्स टू एन लैम्डा से, अगर n का मान ज़्यादा है, आवृत्ति का मान ज़्यादा है, तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा, और अगर न्यू का मान अधिक है, आवृत्ति का मान अधिक है, तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा। यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो भाग है, ये यहाँ न्यू का मान कम है इसलिए हाई लैम्डा हो गया, और यहाँ न्यू का मान ज़्यादा है इसलिए लैम्डा का जो मान है वो कम होगा। तो इन्होंने ये जो नियम है वो सिर्फ लघु तरंग दैर्घ्य परास के लिए ही सही परिणाम देता है, या यूँ कहें कि जो हाई आवृत्ति परास है, उच्च आवृत्ति परास, उसके लिए ही सही पाया जाता है। उच्च आवृत्ति उच्च तरंग दैर्घ्य या लघु आवृत्ति परास को ये जो एक नियम है उसकी व्याख्या करने में असफल रहता है। तो इसकी पूर्ति के लिए दूसरा नियम था वो रेले जीन्स ने दिया, जिसको कि हम रेले जीन्स का विकिरण नियम कहते हैं। रेले जीन्स ने जो नियम दिया, इसमें इन्होंने दो चीज़ों को आधार माना है। एक तो इन्होंने ये माना कि जो कैविटी है, ब्लैक बॉडी है, उसमें चूंकि प्रत्येक परमाणु है वो दोलित्र ऑसिलेटर की भांति व्यवहार करता है, तो इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं उनकी प्रकृति अप्रगामी तरंगों की होती है। अर्थात इन्होंने कैविटी के अंदर जो परमाणु जो कि दोलित्र की भांति काम कर रहे हैं, उनसे जो उत्पन्न तरंगे हैं उनको अप्रगामी तरंगे माना। अब प्रश्न ये उठता है कि इस के अंदर जो अप्रगामी तरंगे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, जिसे हम कहते हैं विधाएं। यानी जितनी अप्रगामी तरंगे होंगी उतनी ही कंपन अवस्थाएं होंगी या विधाएं होंगी। प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक कंपन के साथ या प्रत्येक विधा के साथ या प्रत्येक अप्रगामी तरंग के साथ ऊर्जा का मान कितना होगा। इसके लिए रेले जीन्स ने ये माना कि प्रत्येक जो अप्रगामी तरंग या विधा है उसके साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो ऊर्जा समविभाजन नियम का पालन करती है। और जैसा कि आपको मालूम है, ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार किसी भी जो स्वतंत्रता कोटि है उससे एसोसिएटेड एनर्जी का जो मान है वो समान होता है, और इसका मान हाफ kT के बराबर होता है। क्योंकि किसी भी विधा के दो रूप हो सकते हैं, स्पिन अप और स्पिन डाउन, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक विधा है उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसका मान kT के बराबर होगा। इस आधार पर, इस अप्रगामी तरंगों की धारणा के आधार पर रेले जीन्स ने जो आदर्श कृष्णिका है उसके प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या का मान ज्ञात किया, जिसका मान होता है एन न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। इस फॉर्मूले को डेराइव करने के कई मेथड हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं। बहुत ये इतने सूक्ष्म समय में इसको पूरा तो डिटेल्स में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसका जो मान है वो एन न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू के बराबर होता है, जहाँ न्यू आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन न्यू जो है, एन न्यू डी न्यू, ये
आवृत्ति न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में जो विधाएं हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको तरंग दैर्घ्य के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू इक्वस टू सी अपॉन लैम्डा होता है या सी इक्वस टू न्यू लैम्डा होता है। इससे डी न्यू मैग्नीट्यूड है वो माइनस इसका जो मान है वो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा के बराबर होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा के बराबर होगा। इससे तरंग दैर्घ्य के रूप में ये जो कंपन विधाओं की संख्या है इसका मान होगा एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। और चूँकि ऊर्जा समविभाजन नियम से प्रत्येक विधा से एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसका मान kT होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में एकांक आयतन जो ऊर्जा है इसका जो मान है वो यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब kT डी न्यू के बराबर होगा। और ये जो इसको अगर हम लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उस स्थिति में न्यू बराबर आपको सी अपॉन लैम्डा और डी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, जिससे तरंग दैर्घ्य के रूप में लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक जो आयतन है उसमें ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। ये रेले-जीन्स का विकिरण नियम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम यू न्यू और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा इस सैद्धांतिक रूप से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए ऊर्जा वितरण वक्र होगा। चूँकि हमारे पास प्रायोगिक ऊर्जा वितरण वक्र भी है और इस सिद्धांत के अनुसार भी ऊर्जा वितरण वक्र है। दोनों को अगर हम सेम ग्राफ पर प्लॉट करें, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, तो ये जो कर्व है इस सैद्धांतिक मान के अनुसार, चूँकि यहाँ से आप देख रहे हैं यू न्यू का जो मान है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, न्यू स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ता जाएगा, यू न्यू का न्यू स्क्वायर समानुपाती नियम के अनुसार बढ़ता चला जाना चाहिए, और जैसे जैसे यू का मान अनंत बहुत बढ़ता जाएगा, यू न्यू का मान है वो न्यू स्क्वायर होने के कारण अनंत की ओर अग्रसर होगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो यू न्यू है ये इस प्रकार आप देख रहे हैं तेज़ी से ऊपर की तरफ शूट अप कर जाएगा, जबकि प्रायोगिक वक्र ये कहते हैं कि इसका मान किसी एक पर्टिकुलर न्यू के लिए अधिकतम होने के बाद इसका मान कम होना चाहिए, जो कि कम नहीं हो रहा है। इस प्रकार ये जो नियम है रेले-जीन्स का नियम, ये भी इन प्रायोगिक ऊर्जा वितरण जो वक्र हैं उनके संपूर्ण परास को या संपूर्ण भाग की व्याख्या करने में है वो असफल रहता है। ये सिर्फ हाई वेवलेंथ के लिए, उच्च आवर्ती परास के लिए, या जो न्यून आवर्ती उच्च तरंग दैर्घ्य परास या न्यून आवर्ती परास है, उसी में प्रायोगिक वक्रों की व्याख्या कर पाता है। इसलिए ये नियम भी अपने आप में अपूर्ण है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल ऊर्जा घनत्व अगर हम इस सैद्धांतिक मान से निकालें तो इसका मान है वो अनंत हो जाएगा। और इस प्रकार की ये जो अनियमितता आ रही है, यानी प्रायोगिक वक्रों से चूँकि ये मेल नहीं खा रहा है, इस अनियमितता को हम पराबैंगनी अनियमितता कहते हैं। चूँकि यू का मान अधिक होने पर, न्यू का मान अधिक होने पर लैम्डा, आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेंज है, इस प्रकार की जो आवृत्तियाँ हैं वो विकिरणों के स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी क्षेत्र में आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसके अंदर होती हैं। इस कारण से चूँकि ये अल्ट्रा वायलेट जो रीजन है, हाई फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है, उसमें ये कर्व काम नहीं कर पा रहे हैं प्रायोगिक रूप से, इसलिए इसको हम पराबैंगनी अनियमितता या पराबैंगनी दुर्गति या पराबैंगनी विपद कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दावली या टर्म है जो कि प्रयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार जो
कहना चाहिए कि सांख्यिकी भौतिकी थी, चिरसम्मत सांख्यिकी भौतिकी, उसके द्वारा इन ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या करने की कोशिश की गई, जिसके लिए दो नियम, वीन्स का नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम दिए गए। दोनों ही नियम संपूर्ण प्रायोगिक वक्रों को एक्सप्लेन करने में असफल रहे और इसलिए हमें क्वांटम सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ा, जिसमें प्लांक ने इन दोनों ही धारणाओं, इन दोनों ही नियमों में कुछ संशोधन किए और प्लांक का जो विकिरण नियम है वो दिया, जिसको कि हम अगली कक्षा में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।